हेलो एवरीवन। आज हम लोग भारतीय संविदा अधिनियम का दूसरा पड़ाव देख रहे हैं। इससे पहले हमने 1 से लेकर 30 तक धाराएं पढ़ ली हैं। अब हम लोग 31 से लेकर 31 से लेकर चल रहे हैं 72 तक, 72 तक। देखें पहले, ये पार्ट हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत प्रश्न आते हैं इससे। इसमें हम लोग देख रहे हैं पहली धारा जो है इसमें 31 है, बहुत बार पूछी गई है। HGS में भी आई है, PCSJ में भी आई है कई बार। समाश्रित समाश्रित या समाश्रित संविदा की परिभाषा क्या होती है? समाश्रित संविदा देखें, समाश्रित संविदा वो संविदा है जो ऐसी संविदा से सामपार्श्विक यही शब्द इस्तेमाल करना है आपको, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है इस शब्द का। समपार्श्विक को कहते हैं कोलैटरल, किसी घटना के घटित होने या ना होने पर ही किसी बात को करने या ना करने के लिए हो। शब्द एज इट इज लिखना है, शब्दों में एक भी शब्द आप कम नहीं करेंगे। कहने का मतलब यह है, समाश्रित संविदा जो होती है वो ऐसी संविदा होती है जो किसी संविदा से समपार्श्विक मतलब कोलैटरल, किसी घटना के घटित होने पर किसी कार्य को करने या न करने से संबंधित हो, तो उस संविदा को कहते हैं आप समाश्रित या समाश्रित संविदा। अब घटित होने या न होने के बारे में दो बातें बता दी गई, धारा 32 बता दी गई। ऐसी संविदाओं का परिवर्तन या इन्फोर्स्ड परिवर्तन जो किसी घटना के घटित होने पर समाश्रित हो। 31 में बता दिया गया किसी के घटित होने पर या ना होने पर, ठीक। अब 32 धारा में बताया गया सिर्फ घटित होने पर कब संविदा का परिवर्तन कराया जा सकता है, और 33 में बताया गया जब घटना घटित ना हो तब कब समाश्रित हो सकती है संविदा। तो 31, 32, 33 तीनों को मिला के एक प्रश्न बनता है, कभी कभी अलग अलग भी बनता है। तो तीनों ही धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ा क्वेश्चन आएगा तो आप तीनों धाराएं लिखें, और वरना क्वेश्चन के हिसाब से आप समझेंगे कि कौन सी धारा आपको लिखना है। समाश्रित समुदाय की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ ली 31 में। अब हम आ गए 32 में। 32 में कह रहे हैं ऐसी संविदाओं का परिवर्तन जो किसी घटना के घटित होने पर समाश्रित हो। पहले देख लें शब्द क्या लिखना है। उन समाश्रित संविदाओं का परिवर्तन जो किसी अनिश्चित भावी घटना के घटित होने पर किसी बात को करने या न करने के लिए हो, विधि द्वारा नहीं कराया जा सकता। क्या? परिवर्तन यहाँ लिखा है विधि द्वारा नहीं कराया जा सकता है यदि और जब तक वो घटना घटित ना हो गई हो। यदि वो घटना असंभव हो जाती है तो ऐसी संविदाएं शून्य हो जाती हैं। कहने का मतलब जो है, धारा 32 है वो कहती है किसी समाश्रित संविदा का परिवर्तन आप किसी अनिश्चित घटना के घटित होने पर ही करा सकते हैं, और किसी दशा में नहीं करा सकते। अगर वो घटना घटित ना हो, ठीक, तब तक उस संविदा का परिवर्तन नहीं होगा। और अगर वो घटना असंभव हो जाए, मतलब घटित हो ही नहीं सकती, तो कहने का मतलब वो संविदा भी शून्य हो जाएगी जिस पर वो समाश्रित रहे। धारा 33 जस्ट 32 का उल्टा कर दीजिए। आप क्या कर देंगे? आप देखिए धारा 33 क्या करी, उन संविदाओं का परिवर्तन जो किसी घटना के घटित न होने पर समाश्रित हो। समझ ले पहले, उन समाश्रित संविदाओं का परिवर्तन जो किसी अनिश्चित भावी घटना के घटित न होने पर किसी बात को करने या न करने के लिए हो, तब कराया जा सकता है जब उस घटना का घटित होना असंभव हो जाए, इससे पूर्व नहीं। कहने का मतलब कोई समाश्रित संविदा का परिवर्तन किसी अनिश्चित घटना के घटित ना होने पर आधारित है, तो आप उस संविदा का परिवर्तन तभी करवा सकते हैं जब उस घटना का वो घटित ना हो। कहने का मतलब वो असंभव हो जाए कि घटित होगी ही नहीं, या ऐसे संभावना बन जाए कि घटित नहीं होगी, वो घटना घटित ही नहीं होगी, तभी आप ऐसी संविदा का
परिवर्तन करा सकते हैं जो उस सामाश्रित संविदा पर आधारित है, वरना उस संविदा का परिवर्तन आप नहीं करा सकते। अब धारा 34 कभी कभार एकदम अलग से पूछ ली जाती है, इसको थोड़ा सा समझना टिपिकल है, इस बात को समझ लें। हमने हालांकि उदाहरण भी दिया हुआ है आगे, इसका कैसे आपको समझाएंगे हम अभी बताते हैं कैसे आप समझेंगे। पहले तो आप शब्द देख लें क्या है इस धारा के। जिस धारा 34 देखें, जिस घटना पर संविदा समाश्रित है, यदि वो किसी जीवित व्यक्ति का भावी आचरण है आचरण हो, तो वो घटना कब असंभव समझी जाएगी। शब्द को बहुत ध्यान से समझिएगा। अब समझें धारा क्या कह रही है। यदि वो भावी घटना जिस पर कोई संविदा समाश्रित है इस प्रकार हो जिस प्रकार से कोई व्यक्ति किसी समय पर कार्य करेगा, तो वो घटना असंभव हुई तब समझी जाएगी जब ऐसा व्यक्ति कोई ऐसी बात करे जो कि उस समय के भीतर असंभव हो। कहने का मतलब है कोई ऐसी समाश्रित संविदा है जो किसी ऐसे कार्य पर आधारित है या किसी बात पर आधारित है जो कि उस वक्त की जाए, या वो व्यक्ति जिससे कहा जाए कि ये संविदा करिए तो ऐसा लगे कि ये संविदा करना असंभव है, तो ऐसी संविदा जो है वो कहलाती है जीवन किसी जीवित व्यक्ति का भावी आचरण। अब इसको समझ लें कैसे, उदाहरण से आप समझ पाएंगे। जैसे ए जो है कहता ए बी एक व्यक्ति है, वो कहता है ए से कि ए से कहता है कि आप सी से शादी कर लो। कौन कह रहा है? बी। तो हम आपको धन देंगे, हमने लिख दिया है। ए बी से कहता है कि हम आपको धन देंगे, बी धन देगा। ए को कब देगा? जब ए सी से शादी कर ले। ठीक इस तरह की एक समाश्रित संविदा करता है बी ए के साथ। अब हुआ क्या, ये तैयार था कि ठीक हम सी से शादी कर लेंगे, मगर सी ने क्या किया, सी ने डी से शादी कर ली। अब डी जब तक जिंदा है, देखिए डी के आगे हमने क्रॉस लगा दिया है, डी जब तक जिंदा है तब तक सी की शादी जो है ए के साथ नहीं हो सकती। कब हो सकती है? जब डी मर जाए तब सी फ्री हो जाएंगी या हो जाएगा, तब सी की शादी ए के साथ हो सकती है। कहने का मतलब ये किसी के जीवन पर आधारित है, भावी जीवन पर आधारित है। भविष्य में ऐसी घटना का परिवर्तन भविष्य में किया जा सकता है, जबकि किसी का जीवन समाप्त हो जाए या जीवन ना रहे तभी आप संविदा का परिवर्तन करा सकते हैं, परिवर्तित हो सकती है संविदा, अन्यथा नहीं हो सकती। किसी के जीवित रहते हुए ना हो पाए तो ये कहलाती है धारा 34। आशा करते हैं समझ में आई होगी बात। सिर्फ इतना याद रखिएगा कि बी धन देगा ए को तब जब ए शादी करेगा सी से। सी ने शादी कर ली है डी से, अब डी के जीवित रहते हुए संविदा मुमकिन नहीं है, धारा 34 का परिवर्तन नहीं हो सकता। धारा 34 का परिवर्तन तब हो सकता है जब डी मर जाए, डी के आगे क्रॉस लग जाए, तब ए सी से शादी कर लेगा, तब बी जो है ए को वो धन दे देगा जो वो संविदा किया था। इतनी बात है, इसको ध्यान से समझिए, आगे चलिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये संविदा अधिनियम की धारा 40, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चल रहा है। क्या कहती है धारा 40? पहले धारा को समझ लें। वो व्यक्ति जिसे वचन का पालन करना है, किसे करना है देखें, पहले शब्द देखें, शब्द ऐसे ही लिखना है आपको। यदि मामले की प्रकृति से ये प्रतीत होता है कि किसी संविदा के पक्षकारों का ये आशय था कि उसमें अंतर्विष्ट किसी वचन का पालन स्वयं वचनदाता द्वारा किया जाना चाहिए, तो ऐसे वचन का पालन वचन द्वारा ही करना होगा। अन्य दशाओं में वचनदाता या उसके प्रतिनिधि उसका पालन करने के लिए किसी सक्षम व्यक्ति को नियोजित कर सकेंगे। बात को बिल्कुल क्लियर समझ लें कि मामले की प्रकृति इस प्रकार की है कि दो पक्षकार आपस में ये इस आशय से जो है संविदा करते हैं कि अमुक व्यक्ति को ही उस वचन का पालन करना है, वचनदाता द्वारा स्वयं उस वचन का पालन करना है वचनदाता को,
तो वचनदाता ही सिर्फ उसका पालन कर सकता है और कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। और कुछ ऐसी परिस्थितियां होती जिनमें वचनदाता स्वयं चाहे तो स्वयं उस वचन को पालन कर सकता है, या अपने प्रतिनिधि से कह सकता है कि भैया ये काम कर दो इनका, तो भी संविदा पूर्ण हो जाएगी, न्यायोचित होती है वो। समझ लें धारा 40 को एक दृष्टांत के साथ। खा के लिए का एक रंग चित्र बनाने का वचन, खा के लिए, यहाँ पर एक शब्द आपका छूटा हुआ का के लिए का एक रंग चित्र में पिक्चर। खा जो है वो एक आर्टिस्ट है और वो का के साथ संविदा कर रहा है कि हम आपको एक चित्र बना के देंगे। तो चूंकि का ही आर्टिस्ट है तो का को ही इस वचन का पालन करना पड़ेगा। वो किसी प्रतिनिधि के द्वारा इस काम को नहीं करा सकता, क्योंकि जिससे संविदा हुई है वो स्वयं एक इस प्रकार का व्यक्ति है, कलाकार है, जो स्वयं उस संविदा को पालन कर सकता है। वचनदाता ही इसका पालन कर सकता है, अन्य कोई व्यक्ति इसमें प्रतिनिधि इसका काम नहीं कर सकता। अब दो धाराएं पूछी जाती हैं, जिसमें से धारा 42 है संयुक्त दायित्वों का न्यायगमन और 45 है संयुक्त अधिकारों का न्यायगमन। एक धारा को अच्छे से समझ लीजिए, लिख लीजिए, तो दूसरी धारा को आप लिख पाएंगे। क्या कहती है धारा 42, पहले देख लें। संयुक्त दायित्वों का न्यायगमन, ध्यान से समझिएगा शब्दों को, थोड़े से टिपिकल शब्द है। जबकि दो या अधिक व्यक्ति कोई संयुक्त वचन दें, तब तत्प्रतिकूल अभिव्यक्त करार के अभाव में ये वचन ऐसे सब व्यक्तियों को अपने संयुक्त जीवनों के दौरान में और उनमें से किसी की मृत्यु के पश्चात उसके प्रतिनिधि को उत्तरजीवी या उत्तरजीवियों के साथ संयुक्तता और अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु के पश्चात सबके प्रतिनिधियों को संयुक्तता पूरा करना होगा। हुआ क्या है इस मामले में, दो या अधिक व्यक्ति थे, उन्होंने संयुक्त वचन दिया था किसी संविदा को पालन करने के लिए। तो हुआ क्या, ये सभी व्यक्ति अपने जीवन काल में क्या करेंगे, संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं अपने वचन का पालन करने के लिए। मान लीजिए 4 व्यक्ति थे, इसमें से एक व्यक्ति मर गया, तो बचे हुए 3 व्यक्ति और चौथे का विधिक प्रतिनिधि, ये लोग मिलकर उन दायित्वों की पूर्ति करेंगे। ठीक, या वो क्या 4 के चारों मर जाएं तो चारों के विधिक प्रतिनिधियों को मिलकर इन दायित्वों को पूरा करना होगा, ये बताती है पूरी ये धारा 42। अब आ जाइए धारा 45 में क्या कह रही है, इसका थोड़ा सा समझ लें इसको। इसमें दायित्व को पूरा करना था, उसमें अधिकार है, देखें अधिकार मिल रहे हैं। तो 45 कह रही है धारा 45 संयुक्त अधिकारों का न्यायगमन। क्या कहती है, जबकि किसी व्यक्ति ने 2 या अधिक व्यक्तियों को संयुक्तता वचन दिया हो, तब यदि संविदा से तत्प्रतिकूल आशय प्रतीत ना हो तो उसके पालन के लिए दावा कराने का अधिकार, जहां तक कि उसका या उनका संबंध है, उनके संयुक्त जीवनों के दौरान में उनकी और उनमें से किसी की मृत्यु के पश्चात, आगे पेज पे चले हम लोग, ऐसे इससे पहले हमने पढ़ा था पिछले पेज पे मृत्यु के पश्चात, ठीक, लास्ट शब्द थे वहां पर, उनमें से किसी की मृत्यु के पश्चात ऐसे मृत व्यक्ति के प्रतिनिधि को उत्तरजीवी या उत्तरजीवियों के साथ संयुक्तता और अंतिम उत्तरजीवी की मृत्यु के पश्चात उन सबके प्रतिनिधियों को संयुक्तता होता है। मतलब समझ ले धारा 45 का, दोनों पेज पे मिला के हम मतलब समझा रहे हैं आपको। कहने का मतलब यह है इस धारा 45 का कि 2 या अधिक व्यक्ति थे, उन्होंने संयुक्तता वचन दिया था कि हम
संयुक्तता, किसी व्यक्ति ने दो या अधिक व्यक्तियों को वचन दिया था संविदा को पालित कराने का, पालन करने का, तो हुआ क्या, वो सारे व्यक्ति जिनको वचन दिया गया है वो उन सबको अधिकार है कि वो सब मिलकर अपने जीवन काल के दौरान उस संविदा का परिवर्तन करा ले उस व्यक्ति से जिसने वचन दिया है, या उनमें से कोई मान लीजिए मर जाए, 4 व्यक्ति थे, एक मर गया, तो 3 व्यक्ति और चौथे का जो विधिक प्रतिनिधि है वो मिलकर उस व्यक्ति से जिसने वचन दिया था उससे संविदा का पालन कराने के हकदार हैं। और मान लीजिए चारों मर जाएं तो चारों के जो उत्तरजीवी विधिक प्रतिनिधि हैं या उत्तरजीवी हैं, सॉरी विधिक प्रतिनिधि हैं, तो वो चारों के विधिक प्रतिनिधि उस अमुक व्यक्ति से जिसने संविदा का पालन करने का वचन दिया था उससे संविदा का पालन कराने का अधिकार रखते हैं। ये बताती है धारा 45। अब आ जाइए धारा 51। छोटी सी धारा है, थोड़ा सा समझना है इसमें क्या कहते हैं। धारा 51 देख लें। वचनदाता पालन करने के लिए आबद्ध नहीं है तब तक कि व्यतिकारी वचन ग्रहीता पालन के लिए तैयार और रजामंद ना हो। पहले समझ लें धारा के शब्द क्या है। जबकि कोई संविदा साथ साथ पालन किए जाने वाले व्यतिकारी नहीं है, व्यतिकारी है, ऊपर भी हमने शायद व्यतिकर्मी पढ़ दिया, व्यतिकारी वचन गृहीता है। जबकि कोई संविदा साथ साथ पालन किए जाने वाले व्यतिकारी वचनों से गठित हो तब किसी भी वचनदाता के लिए अपने वचन का पालन आवश्यक नहीं है जब तक कि वचन ग्रहीता अपने व्यतिकारी वचन का पालन करने के लिए तैयार और रजामंद ना हो। शब्द यही लिखना है मगर इसका मतलब हम बता देते हैं आपको क्या है। जैसे मान लो आपको अपने मकान की पुताई कराना है, आप मजदूर को ले आए, आपने मजदूर को बिठा लिया कि हमें पुताई कराना है। अब आप उसको पुताई का सामान दे ही नहीं रहे, पेंट ला के या आपने उसको नहीं दिया या ब्रुश ला के आपने उसको नहीं दिया, तो वो कैसे पुताई करेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों काम साथ साथ होना है। आप उसको सामान देंगे, वो आपका काम करके देगा। अगर आप उसको सामान नहीं देते हैं, पुताई का सामान ला के नहीं देते हैं, तो वो पुताई करने के लिए बाध्य नहीं है। कहने का मतलब जब दोनों काम साथ साथ चल रहे हों, साथ साथ चलने वाले हों दोनों वचन, तो पहले व्यक्ति को अपने वचन का पालन करना होगा, पहले करना होगा, तभी दूसरा व्यक्ति उसके अनुसरण में अपने कार्य को संपूर्ण कराएगा। अगर पहला व्यक्ति जो वचनदाता है वो वचन पालन करने के लिए आबद्ध नहीं है, कब तक नहीं है, जब तक कि वचन ग्रहीता ने अपने हिस्से का काम ना कर लिया हो। ये बात याद रखिएगा। एक बहुत छोटी सी धारा है मगर कभी कभार पूछी जाती है। धारा 56, असंभव कार्य करने का करार। सबको पता है, ये प्री में बहुत ज़्यादा आती है मगर इसमें केस लॉ है इसलिए हमने पढ़ाया। ये असंभव कार्य करने का करार क्या होता है। वो करार जो ऐसा कार्य करने के लिए हो जो स्वतः असंभव है, शून्य है। मतलब असंभव कार्य करने का करार जो होता है वो शून्य होता है, विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ये कोई मोल नहीं है ऐसे करार का। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, निर्णय है, सत्यव्रत घोष बनाम मंगनी राम। इसको असंभाविता का या सिद्धांत भी कैसा कहते हैं। और ये मंगनी राम का जो केस था, सत्यव्रत घोष बनाम मंगनी राम, AIR 1954 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें बताया गया था कि कोई ऐसा कार्य जो अपने आप में असंभव है उसको करने का करार जो है वो शून्य है, और इस प्रकार से संविदा भी शून्य होती है। इन करारों के बेस पर जो संविदा की गई है वो भी शून्य होती है। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पूरा टॉपिक कभी कभार पूछ लिया जाता है। जैसे हम शब्द लिखे हैं वो देखें आप। संविदा द्वारा सर्जित संबंधों के सदृश कतिपय संबंधों के विषय में। कहने का मतलब है कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो संविदा के सदृश होते हैं। कुछ संविदाएं
पूर्णतया संविदा ना होकर संविदा के सदृश होती हैं, जिनको हम लोग कहते हैं संविदा कल्प। कई तरह से पूछा जाता है संविदा कल्प से आप क्या समझते हैं, या संविदा सदृश से आप क्या समझते हैं, या संविदा से संबंधित आप जो शब्द होते हैं उनसे आप क्या समझते हैं। तो संविदा कल्प संविदाओं का जो उल्लेख है वो धारा 68 से लेकर 72 में किया गया है। छोटा छोटा लिख दिया हमने, 68 से 72। 68 धारा 68 से शुरू होकर धारा 72 तक ऐसी संविधाएं हैं जो संविदा सदृश है, संविदा कल्प है। जिसमें पहली धारा हम क्या पढ़ रहे हैं, धारा पहली हम पढ़ा दें आपको। संविदा कल्प की पहली धारा है 68। क्या कह रही है, संविदा करने में असमर्थ व्यक्ति को या उसके लेखे प्रदाय की गई आवश्यक वस्तुओं के लिए दावा। क्या मतलब है इसका, पहले शब्द समझ लिया आप। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को जो संविदा करने में असमर्थ है, या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पालन पोषण के लिए वो वैध रूप से आबद्ध हो, जीवन में उसकी स्थिति के योग्य आवश्यक वस्तुएं किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रदाय की जाती हैं, तो वो व्यक्ति जिसने ऐसे प्रदाय किए हैं, ऐसे असमर्थ व्यक्ति की संपत्ति से प्रतिपूर्ति पाने का हकदार है। शब्द यही लिखना पड़ेंगे आपको, मगर हम इसका मतलब समझा देते हैं क्या है। कोई ऐसा व्यक्ति है, मान लीजिए कोई माइनर व्यक्ति है या दिमागी तौर पर विक्षिप्त व्यक्ति है, अनसाउंड माइंड का है, ऐसा कोई व्यक्ति है जो संविदा करने में असमर्थ है, ठीक, और उसका पालन पोषण करने के लिए कोई व्यक्ति आबद्ध है, या उसके जीवन की जो भी ज़रूरती चीज़ें हैं, पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह, उनके लिए वो ज़रूरी वस्तुएं मुहैया कराने के लिए वो व्यक्ति आबद्ध है। तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, उसकी ज़रूरतों को पूरी करेगा, उसके पढ़ाई लिखाई शादी इन सब के खर्चों को पूरा करेगा। और ऐसा करने में क्या कर सकता है, वो असमर्थ व्यक्ति की जो संपत्ति है, जो असमर्थ व्यक्ति है उसके पास जो प्रॉपर्टी है, उससे वो प्रतिपूर्ति पा सकता है। मतलब जो उसने मान लीजिए 10 लाख रुपए किसी माइनर या ऐसे व्यक्ति पर खर्च किया, और उस माइनर व्यक्ति की प्रॉपर्टी जो है 20 लाख के यह है, तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, अपनी जो 10 लाख उसने खर्चा किया है उसकी प्रतिपूर्ति, क्योंकि वो व्यक्ति जो जिसका लिए खर्चा किया वो तो संविदा करने में असमर्थ है, मगर उस असमर्थ व्यक्ति की संपत्ति से वो प्रतिपूर्ति पाने का हकदार है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय आया था, मोसेस, MOSES, मोसेस बनाम मैकफरलॉन। ये 1760 का केस है, हमने बीच में लिखा हुआ है। संविदा कल्प से संबंधित कोई केस पूछा जाए तो आप लिखेंगे मोसेस बनाम मैकफरलॉन 1760। इस केस में जज साहब ने, जो प्रीवी काउंसिल थे उस टाइम पे, उन्होंने बताया था कि जो ये संविदा कल्प होती हैं ये अन्यायपूर्ण ढंग से धनी होने के से संबंधित संविदाएं होती हैं, और दूसरे की कीमत पर धनी होने की संविदाएं होती हैं, कि माल किसी का और लाभ कोई उठा रहा है। इस प्रकार की संविदाएं होती हैं संविदा कल्प। और इस तरह की संविदाओं को जो दूसरे के धन पे व्यक्ति धनवान बनना चाह रहा है, या धनवान बनने की कोशिश कर रहा है, या दूसरे की संविदाओं को फायदा उठा रहा है, उनको न्यायालय में उस व्यक्ति को राहत मिलना चाहिए जो कि व्यक्ति इससे पीड़ित है। ये बताया इस फरलॉन केस में, कि कोई व्यक्ति दूसरे के धन से धनी नहीं हो सकता, उसे अपना धन प्राप्त करना चाहिए, अपने धन से वो धनी बने। किसी दूसरे व्यक्ति का फायदा उठा के कोई व्यक्ति धनवान नहीं बन सकता। ऐसा कभी भी न्यायालय निर्णय नहीं देगा जिससे दूसरे को कोई हानि हो और कोई दूसरा पक्ष उस व्यक्ति का लाभ उठाए, उसकी मजबूरी का फायदा उठाए। ऐसी किसी भी संविदा को इजाज़त नहीं दी जाएगी कोर्ट में। आप चाहें तो अपने वीडियो पॉज करके अपने वर्ड्स में 2-4 लाइनें और भी लिख सकते हैं, वरना आप एक लाइन लिखिए, याद रखिए, वहाँ पर आप एग्जाम में डायरेक्ट 2-4 लाइनें आपके पेन से अपने आप निकल जाएंगी, आपको नॉलेज होगी तो अपने आप लिख पाएंगे। चलें हम लोग अगले पेज पे। इसी संविदा कल्प की अगली इंपॉर्टेंट धारा है धारा 70, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट
और इसमें अभी 2021 में एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही लीडिंग केस भी आया है, वो भी हमने आपको आगे बताया हुआ है। अनीता रानी बनाम अशोक कुमार और अन्य 2021 सुप्रीम कोर्ट, अभी हम बताएंगे इसके बारे में। पहले आप समझ लें धारा 70 कह के आ रही है। अनुग्रहिक, अनुग्रहिक कहते हैं निशुल्क। अनुग्रहिक कार्य का फायदा उठाने वाले व्यक्ति की बाध्यता, क्या बाध्यता है समझें आप, पहले धारा को समझ लें। जहां की कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई बात या उसे किसी चीज का परिधान अनुग्रहिता करने का आशय न रखते हुए विधि पूर्वक करता है और ऐसा अन्य व्यक्ति उसका फायदा उठाता है, वहां वो पश्चात कथित कथित व्यक्ति उस पूर्व कथित व्यक्ति को ऐसे की गई बात का परिदत्त बात या की गई बात या परिदत्त चीज के बारे में प्रतिकर देने या उसे प्रत्यावर्तित करने के लिए आबद्ध कर है। कहने का मतलब क्या है, हमारा इंटेंशन नहीं था कि हम आपको कोई चीज दें और धोखे से हमारी चीज आपके पास रह गई, तो आपका कर्तव्य बनता है कि वो चीज आप हमारी वापस कर दें, हमें लौटा दें, ना कि मुफ्त का मलीदा पे लें। इसका मतलब क्या है समझ लें आप। जैसे मान लीजिए हम आपके घर गए, एक मिठाई का डिब्बा था हमारे पास, बहुत बेहतरीन मिठाई थी उसमें, हम आपके घर गए और वो हमें मान लीजिए किसी तीसरे के यहाँ ले जाना थी, हम आपसे बात उत करने लगे, बैठ गए, आपने हमें चाय पिलाई, डिब्बा हमारा रह गया, हमें आप मिठाई का डिब्बा जो था आपके घर पर रह गया, जबकि आपको हमें मिठाई देना नहीं थी, वो धोखे से रह गया। जब तक हम लौट के आए आप लोगों ने क्या किया, पूरा डिब्बा साफ कर दिया, डट गए उस पर, जुट गए सारे लोग, घसीट दिए पूरे में मिठाई। लौट के आए तो हमने देखा यार 1000 रुपए का डिब्बा था, आप लोगों ने पूरा खत्म कर डाला। तो यार वो आप कहने लगो कि आपने तो यार छोड़ के गए थे, तो हम कहेंगे नहीं भाई, ये हम आपके लिए नहीं लाए थे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चूंकि आप मिठाई तो हम आपका पेट फाड़ के निकालेंगे नहीं, तो आपको चाहिए कि आप हमें 1000 रुपये दे दें प्रतिकर के तौर पर, हम उस 1000 रुपये से फिर नया डिब्बा खरीदें और जहाँ हमें ले जाना था वहाँ हम ले जाएं, दे के आएँ। ये कहलाता है अनुग्राही कार्य का फायदा उठाने वाले व्यक्ति की बाध्यता, धारा 70। इस पे केस क्या था, बहुत लीडिंग केस है समझे। अनीता रानी बनाम अशोक कुमार और अन्य 2021 सुप्रीम कोर्ट का केस है ये। देखें आप, इसमें पहले तो केस समझ ले। जहां की वादी अपीलार्थी ने प्रत्युत्तरदाता के खाते में धन अंतरित किया हो तथा प्रत्युत्तरदाता अपनी प्रतिरक्षा को साक्ष्यों के द्वारा स्थापित नहीं कर पाए, वहां वादी अपीलार्थी वसूली आज्ञप्ति प्राप्त करने का हकदार थी या हकदार था या हकदार है। तदनुसार उच्च न्यायालय का निर्णय अपास्त, वाद आज्ञापित। आपको लिखना ये है, मगर इसका हम मैटर आपको समरी बता रहे हैं, जो कि आप चाहें तो आप वीडियो पॉज करके समरी, आप हमने बताया था एक केस डायरी बनाइए, आप उस पर केस लॉज को अलग से लिखिए, अपने वर्ड्स में लिखिए, 2-4 लाइनें जब अपने हाथ से लिखेंगे तो एग्ज़ाम हॉल में आपको याद आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में बहुत बड़ा प्रेशर होता है। केस लॉज आप याद करने के बाद भी नहीं लिख पाते हैं या गलत करते हैं, मगर अगर आप डायरी बनाएंगे उसमें केस लॉज को अपने हाथ से लिखेंगे, बार बार उनका रिवीजन करेंगे, तो आपको एग्जैक्ट टाइम पर एग्जैक्ट केस लॉ याद आएगा। इस मसले में हुआ क्या था, जो अपीलार्थी वादी था उसने अपोजिट पार्टी को कुछ धन दिया, 10 लाख रुपए दिए पार्टनरशिप के लिए। अब अपोजिट पार्टी की नीयत खराब हो गई, उसने कहा कि नहीं भैया, हमने ये पैसा आपसे कुछ लिया था, ये आप रख लो, उधार लिया था, बाकी हम आपको दे देंगे। अब वो बाद में जो पैसा बचा हुआ था वो भी नहीं दे रहा था, तो जो अपीलार्थी थे, वादी थे, इन्होंने केस किया। इन्होंने कहा कि देखिए भाई, इन्होंने हमसे ज़बरदस्ती पैसा लिया, पार्टनरशिप के नाम पे लिया, अब ये वापस भी नहीं कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा, हाई कोर्ट ने अपीलार्थी के अपोजिट निर्णय दे दिया था, मगर जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि आपको 10 लाख रुपए दिए गए और प्रतिवादी ये साबित करने में असफल रहा कि ये आपको 10 लाख रुपए इन्होंने क्यों दिए, इसका कारण नहीं बता पाया प्रत्युत्तरदाता या अपोजिट पार्टी।
उत्तर ना देने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इनका जो पैसा है जो आपने इनसे लिया 10 लाख रुपए, इसको ब्याज सहित आप वापस करिए। और जो हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था उस निर्णय को निरस्त कर दिया, क्योंकि वो इनको प्रतिकर नहीं दिला रहा था। तो हाई कोर्ट का निर्णय निरस्त हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यक्ति था जिसने पैसा दिया था उसको ब्याज सहित पैसा वापस दिलाया। इस टॉपिक पे अब आगे आ जाए हम। यही संविदा कल्प की अगली धारा है 71 धारा क्या कहती? माल पड़ा पाने वाले का उत्तरदायित्व। मान लीजिए कि अगर आपको कोई चीज़ पड़ी हुई मिल जाए तो वो आपकी नहीं हो जाती है। ये आप बिल्कुल क्लियर समझ लें कि आपको मिल गई तो आपको लगता है वो चीज़ आप ही की है। ये समझ लें, ये धारा आप ही के लिए है। वो व्यक्ति जो किसी अन्य का माल पड़ा पाता है और उसे अपनी परिरक्षा में ले लेता है, उसी उत्तरदायित्व के अधीन है, जैसे उपनिहिती होता जमानत लेने वाला व्यक्ति। अगर आपको कोई चीज़ पड़ी मिल जाती है तो आपका दायित्व बनता है कि आप उस व्यक्ति को ढूंढें और उसको वापस कर दें, ना कि आप उसको इस्तेमाल कर लें। अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ, जिस तरह से हम आपके पास चीज़ रखाते हैं ज़मानत के, तो भैया ये चीज़ हमारी रख लो, जब हम मांगे तो हमें दे देना। इसी तरह से आपको पड़ी हुई चीज़ भी इसी प्रकार की होती है कि आप उस व्यक्ति की पता लगाएं कि ये पर्स मान लीजिए आपको पड़ा हुआ मिल गया, उसमें 10,000 रुपये थे, आपने पर्स उछाल दिया, 10,000 रुपये अपने खर्चा कर दिए। ऐसा नहीं होता है। आपको पर्स मिला है तो उसमें कुछ ना कुछ एड्रेस, कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे आप उसके स्वामी का पता लगा सकें। पता लगाइए, पता लगा के उसका पैसा भी वापस करिए, पर्स भी वापस करिए। ये नहीं खाली पर्स दे आए, पैसा अपने पास रख लें। फिर आ जाइए आप, इस टॉपिक की आखिरी धारा है, आज के सेक्शन की आखिरी धारा है, आज के लेक्चर की आखिरी धारा, धारा 72। और संविदा कल्प की भी आखिरी धारा है। क्या कहती है संविदा कल्प की आखिरी धारा 72? उस व्यक्ति का दायित्व जिसको भूल से या प्रपीड़न के अधीन धन का संदाय या चीज का परिधान किया जाता है। समझ लें, जिस व्यक्ति को भूल से या प्रपीड़न के अधीन धन संदत्त किया गया है या कोई चीज परिदत्त की गई है, उसे उसका प्रतिसंदाय या वापसी करनी होगी। मान लीजिए हम धोखे से या आप हमारे ऊपर दबाव बनाएं, उस वजह से हम आपको कोई चीज़ दे दें, तो आपको चाहिए कि आप हमें वो चीज़ वापस कर दें। जैसे मान लीजिए कोई मकान का किराया था, हम दे रहे थे किसी मकान मालिक को, तो हमने मकान मालिक को किराया दे दिया। इत्तेफाक से क्या हुआ, 30 तारीख को हमारा महीना पूरा होता था। 15 तारीख को उस मकान मालिक को जिसको हम किराया देते थे, 15 तारीख को उसने मकान बेच दिया किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ। तो हमने पैसा दिया, उसने 30 दिन का पैसा रख लिया, जबकि उसको क्या करना चाहिए था, 15 दिन का पैसा अपने पास रखना चाहिए था। 15 दिन का पैसा, क्योंकि 15 तारीख को उसकी चीज़ बिक गई, उसका अधिकार नहीं था, तो 15 तारीख तक का किराया खुद रखना चाहिए और अगली 15 का किराया उस व्यक्ति को देना चाहिए जिस व्यक्ति ने उस संपत्ति को, उस मकान को, उस दुकान को खरीद लिया है। कहने का मतलब है, भूल से अगर कोई पैसा आपके पास, कोई संपत्ति चली जाए तो आप उसको लौटा दें, यही इसी में आपकी भलाई है। हमने अगला अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया 9450770672। इस नंबर पे हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है जिसपे हम ऐसे लोगों को जोड़ रहे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब आपके पास 2 महीने से कम बचा है। तो आप इस ग्रुप में जुड़ जाइए, जिससे आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर है, उस प्रेशर को मिनिमाइज़ कर देंगे। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस और जजमेंट राइटिंग ये सब सिखाएंगे। इसके अलावा जो एग्ज़ाम टाइम पे प्रेशर्स होते हैं उनको मिनिमाइज़ करेंगे। आप हमसे डायरेक्ट कम्युनिकेट करिए, ज्वाइन हो जाइए। और इसकी ज्वाइनिंग फ़ीस सिर्फ 500 रुपया है। ये 500 रुपये दे के आप रजिस्टर करा लीजिए। और ये फ़ीस भी रिफंडेबल है उन व्यक्तियों के लिए जो सिलेक्शन ले लेते हैं। जब भी आप सिलेक्शन ले लेंगे हम आपको ये फ़ीस वापस कर देंगे। आप ज्वाइन होते हैं, बहुत अच्छी बात है, ज्वाइन हो जाइए, आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। नहीं भी होते तब भी आप यूट्यूब पर डायरेक्ट डालिए @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर। ये जब आप डालेंगे तो आप हमारा चैनल पा जाएंगे और डायरेक्ट हमने 1 दिन से लेकर 100 दिन तक के सारे वीडियो हम आपको दे रहे हैं। उनमें पूरा UPPCSJ और UPSJS का मेंस का एक सिलेबस है। और सारे वीडियो को जब आप चलाते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स बन के आता है,
जिसमें लिखा होता है मोर, मोर को आप टच कर दीजिए तो एक पीडीएफ खुल जाएगा, जो कि ये हैंड रिटिन नोट्स हैं जो हम जिससे आपको पढ़ा रहे हैं। इन हैंड रिटिन नोट्स को आप डाउनलोड कर लीजिए, इन नोट्स को अपने हाथ में रखिए, तब आप पढ़ाई करिए, तब आपको पूरा मैटर समझ में आएगा। वीडियो चलता रहने दीजिए, नोट्स को समझते रहिए। बार बार ये जब आपके बाद में दिमाग में बात घूमेगी तो आप एग्ज़ाम हॉल में ये सारी बातें लिख पाएंगे जो हम आपको बोल रहे हैं। बहुत सारा फ़ायदा होगा, कहीं ना भटकिए, ये कंप्लीट नोट्स हैं। इन दी नोट से आप सिलेक्शन पा जाएंगे। ज़्यादा भटकेंगे तो आपको कष्ट होगा, दिक्कतें आएंगी। इसीलिए ये कंप्लीट नोट्स हैं, इनको आप डाउनलोड करें। कोई असुविधा हो रही है हमसे संपर्क करें, सारे साथियों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।